हो गया? चल देख, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्या मतलब है, पहले हम थोड़ा नाम समझाते हैं। इलेक्ट्रो रिप्रेजेंट क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड को। और मैग्नेटिज्म किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक फील्ड को। किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक फील्ड को। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, कि क्या रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। अच्छा, इस चैप्टर को और ऐसे भी समझा जा सकता है कि इलेक्ट्रो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक करंट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिक करंट को। तो करंट के कारण कैसे मैग्नेटिज्म डेवलप होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। करंट के कारण कैसे मैग्नेटिज्म डेवलप होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब ध्यान से सुना, थोड़ा सा बात करते हैं अपन पहले इसके बारे में, करंट के बारे में। मैं जो जो बोल रहा हूँ ध्यान से बताना। मान लेते हैं बाबू कि एक वायर है ऐसे, और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। ये वायर चार्ज है कि न्यूट्रल है? पहला सवाल। चार्ज है कि न्यूट्रल है? एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ये चार्ज है कि न्यूट्रल है? चार्ज। आप लोग थोड़ा न्यूट्रल बोले थे, खुद की बातों पे भरोसा रखा करो कभी। कैसे चार्ज है? कैसे बोल सकते हो कि चार्ज है ये? अरे चार्ज अंदर फ्लो कर रहा है, नेगेटिव चार्ज ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि पॉजिटिव चार्ज नहीं है अंदर प्रोटॉन बैठा हुआ। अरे नेगेटिव चार्ज बह रहा है, फ्लो कर रहा है, बट प्रोटॉन भी तो अंदर में है ना। तो जितना नेगेटिव चार्ज अंदर में है उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी है। तो ओवरऑल क्या है ये? न्यूट्रल है। आ रही बात समझ में? तो वायर में करंट बहने का ये मतलब कतई नहीं है कि वो चार्ज है। अरे नेगेटिव चार्ज जो था वो बह रहा था, पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ था, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, ओवरऑल क्या हो गया ये? न्यूट्रल। तो अगर मैं बोलता हूँ कि एक वायर में करंट बह रहा है, इसका मतलब आप ये नहीं समझेंगे कि वो चार्ज हो गया। चार्ज कब बोलते? जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते या निकाल देते, तब ना बेटा। आ रही बात समझ में? अब बोल। हद है यार, इस अगर मेटल है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है? तो मूव ही तो कर रहा होता है इधर उधर। बैटरी लगा के हल्का हल्का खिसका देते हैं साइड साइड में, याद है? ड्रिफ्ट करा करा करके फिर फ्लो करा देते थे, उसी को तो करंट कहते थे। तो चार्ज तो मूव करते ही रहता है अंदर में, फ्री इलेक्ट्रॉन करता है कि नहीं करता है? इसका मतलब क्या तो इसको चार्ज बोल देगा? अभी चार्ज कब होता था? जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालो या निकाल दो, याद है ना? ना तो हम इसमें डाल रहे हैं ना तो निकाल रहे हैं, बस अंदर वाला करंट जो भी चार्ज पार्टिकल्स था उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम उसको मूव करा दे रहे हैं। कोई दिक्कत? अब सुनो आगे, आगे सुनो। तो ये पक्की बात है कि अगर वायर में करंट बह रहा है तो ये भाई साहब चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। कैसा है बेटा? अच्छा, 2 कौड़ी के एग्जाम में ये सब भी पूछा रहता है, किसी किसी किताब में ये भी दिया रहता है। बताओ ये न्यूट्रल है कि चार्ज है? बता दोगे? चलो अगली बात। मान लेते हैं बेटा एक यहाँ पे हम चार्ज पार्टिकल रख दिए, क्यू को, क्यू ले लें, थोड़ा सा करंट का डायरेक्शन हम चेंज कर रहे हैं बस, ध्यान से देखना। मान लेते हैं कि एक क्यू चार्ज रख लिया यहाँ पे, प्लस क्यू। अभी ये रेस्ट में है। कैसे बेटा? ये न्यूट्रल है ना? क्या न्यूट्रल कंडक्टर या कोई भी न्यूट्रल बॉडी क्या चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा सकता है? नहीं। चार्ज पार्टिकल रेस्ट में था, रखा हुआ था, मेरे को चुपचाप रेस्ट में दिखाई दे रहा है, मतलब उस पर सच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। कॉन्सेप्चुअली भी बिल्कुल सही है कि नहीं? कि न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रल बॉडी है, तो कहाँ से फोर्स लगाएगा? कोई दिक्कत बेटा? अब ध्यान से सुन, अच्छी बात है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं हुआ हम लोग को। मैंने क्या करा, एक दिन ऐसे ठिचक से मारा, ऐसे ठिचक से वेलोसिटी दे देंगे तो इसको जाना तो भाई साहब को ऐसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था ना, पर भाई साहब ऐसे गए नहीं, ये गए ऐसे चले गए। तो ध्यान से सुनना, अगर मैं ऐसे इसको वेलोसिटी दे रहा हूँ तो इसको चुपचाप ऐसे जाना चाहिए था भाई, तो डिफ्लेक्ट कर गया। क्या कर गया? डिफ्लेक्ट कर गया। मतलब पक्का इस पर कोई ना कोई तो फोर्स लगा होगा, तभी तो डिफ्लेक्शन हुआ ना। अब सुन, वो कौन सा फोर्स है? अभी तक हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जैसा कोई चीज़ जानते हैं क्या? अभी तक हम केवल इलेक्ट्रिक फोर्स जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जानते हैं तो मेरे दिमाग में आ सकता है, हो सकता है इलेक्ट्रिक फोर्स प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो, जिसके कारण फोर्स लग गया हो। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ प्रेजेंट होता तो इस पे तब भी फोर्स लगा था जब ये रेस्ट में था।
पर हम लोग को कब ये डिफ्लेक्शन दिखाई दिया? जब मोशन में आया, जब ये मोशन में आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है यहाँ पे, पक्की बात है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में होता तो तब भी फोर्स लगाता जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में था, पर ऐसा हो नहीं रहा था। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो फोर्स नहीं लग रहा है। कोई और चीज़ है, कोई और चीज़ है, कोई और फील्ड है जो इस पे फोर्स लगाया है, और वो फील्ड ऐसा है जो रेस्ट पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगाता, वो मूविंग चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा। क्योंकि रेस्ट चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता तो पहले भी लगाना चाहिए था, लगा रहा है क्या? नहीं, मूविंग चार्ज पार्टिकल पे लगा रहा है। आ रही है बात समझ में? तो ध्यान से देखो, तो अपन यहाँ पे बड़ा अच्छे से कंक्लूड करें बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है सर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो तभी फोर्स लगता जब ये रेस्ट पे था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है। इसका मतलब कोई और फील्ड है जिसके कारण फोर्स लगा है, और जो भी फील्ड है उसको बाद में जो भी नाम देंगे वो ऐसा फील्ड है जो रेस्ट चार्ज पे फोर्स नहीं लगाता, मूविंग चार्ज पे लगाता है। जब इस फील्ड को बहुत गहराई से स्टडी करा गया तो देखा गया कि यहाँ पे एक फील्ड प्रेजेंट है, और वो फील्ड बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैग्नेट जनरेट करता है, जैसा मैग्नेट जनरेट करता है। तो मैग्नेट जैसा फील्ड जनरेट करता था उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते थे। तो यहाँ पे भी जो फील्ड जनरेट हो रहा है वो मैग्नेटिक जैसा ही है, तो इसको भी क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं बेटा? तो यहाँ से अपन एक कंक्लूजन निकाले ऑब्जर्वेशन देख करके कि भाई इसका मतलब करंट कैरिंग वायर ना अपने आसपास में एक नए तरह का फील्ड जनरेट करता है, और वो नए तरह का फील्ड बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड की तरह होता है। तो हम कह सकते हैं कि करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से कंक्लूजन आया कि करंट कैरिंग वायर जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग वायर जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। कोई तकलीफ? अब इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में एक चीज तो अपन पहले ही समझ गए कि देखो रेस्ट चार्ज रहेगा उस पर वो फोर्स किस पे लगाएगा? मूविंग चार्ज पे। किस पे लगाएगा बेटा? अब चैप्टर यहां से दो पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में बेटा? कौन सा दो पार्ट? कौन सा दो सवाल हमारे जहन में आया है यहाँ पे? एक पहली बात तो ये सर कि अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो कितना है? पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड है तो कितना है? कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये पहला पार्ट। और दूसरा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है और ये फोर्स लगा रहा है तो कितना फोर्स लगाएगा? तो दो सवाल है कि नहीं? पहला सवाल कि कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा किसी भी करंट कैरिंग वायर के कारण। दूसरा सवाल कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो वो कितना मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाएगा। तो चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। आगे बात समझ में? मैं एक बार फिर से 2 मिनट में बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक न्यूट्रल वायर लिए, उसमें करंट फ्लो कराएं, यहाँ पे एक चार्ज को रेस्ट पे रखे, हम देखें कि चुपचाप खड़ा है, मतलब उस पर नेट फोर्स क्या है? 0 है। होना भी चाहिए था क्योंकि न्यूट्रल कंडक्टर किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगा सकता। कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल सही जा रहा था। जैसे ही मैंने इसको वेलोसिटी दिया तो वेलोसिटी तो चुपचाप सीधा निकल जाना चाहिए था, बट भाई साहब ये सीधा नहीं निकले, थोड़ा डिफ्लेक्ट कर गया। डिफ्लेक्ट कर गया कहने का मतलब इस पर पक्का कोई ना कोई फोर्स लगा है। अगर इस पर कोई ना कोई फोर्स लगा है तो कोई ना कोई फील्ड लगाया होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है, मैग्नेटिक फील्ड लगाता है कि नहीं? तो पक्की बात है सर कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो तब भी फोर्स लगाता जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होता, पर रेस्ट पे तो फोर्स लगा नहीं रहा था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कतई नहीं है। तो जब इस फील्ड के बारे में गहराई से देखा गया, स्टडी करा गया, तो पता चला कि ये फील्ड बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक मैग्नेट जनरेट करता है। तो यहाँ से अपन कंक्लूड किए कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। अब यहाँ से दो सवाल आता है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है तो कितना करता है? अगर फोर्स लगाएगा तो कितना लगाएगा? आगे बात समझ में? सो फर्स्ट पार्ट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड द सेकेंड पार्ट इज मैग्नेटिक फोर्स। तो सबसे पहले अपन यही पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तब तो फोर्स के बारे में पढ़ पाएंगे ना। हाँ, करंट कैरिंग वायर है, उसमें एनर्जी भी होगी। करंट कैरिंग वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल है ना अंदर में, चार्ज पार्टिकल है तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट अंदर में किया होगा। ठीक, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो एनर्जी तो होना ही चाहिए। अरे बात समझ में? चल ध्यान से सुन। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने में एनर्जी रखता है ना बेटा, वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी एनर्जी रखता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एनर्जी रखता है पढ़ा है कि नहीं? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी अपने पास एनर्जी रखता है, उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। आ रही बात समझ में? उसके बारे में भी बाद में पढ़ेंगे।
चल ध्यान से सुन, यहाँ तक क्लियर है सबको? एकदम चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आया? अब लिखो, लेकिन लिखो मत अभी, सुनो पहले, फिर और आगे सुनो। हाँ, तो पहला सवाल क्या था रे? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानना कि कितना होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड जानने का दो तरीका है, एक है बायोट सावर्ट लॉ, जिसको लैपलेस लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और उसका एक्चुअल नाम क्या है? बायोट सावर्ट लॉ। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए दो लॉ है हमारे पास। पहला लॉ है बेटा बायोट सावर्ट लॉ, उसी को लैपलेस लॉ भी कहते हैं। और जो दूसरा वाला लॉ है उसका नाम है एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या नाम है? एम्पियर सर्किटल लॉ। तो सबसे पहले आज अपन पढ़ेंगे बायोट सावर्ट लॉ। हाँ, तो टॉपिक में अब लिखे सीधा बायोट सावर्ट लॉ, स्पेलिंग देख लो। बायोट सावर्ट्स लॉ। बायोट सावर्ट लॉ एक लॉ है। क्या है भाई? और लॉ होता है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं होता है। तो सीधा फॉर्मूला लिखाते हैं कि वो क्या बोला था और उस फॉर्मूला को समझते हैं। फॉर्मूला कहाँ से आता है मेरे को कोई लेना देना नहीं, एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्टों को बताया था, बस उसको याद रखना है। आ रही है बात समझ में? देखो बढ़िया से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायोट सावर्ट लॉ। दिख रहा है ना वहाँ पे? ठीक, देखो आ जाओ इधर, देखो बंद हो गया क्या? तो ऐसे सब शक्ल बना लिए तुम्हारे अलग। देखो ज़रा, मान लेते बेटा कोई एक ऐसे वायर है, वायर तो टेढ़ा बेड़ा कैसा भी हो सकता है। एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। क्या, कितना फ्लो कर रहा है बेटा? आई। मान लेते मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। मान लो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना, ठीक? इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। अब ढेर पूरा ऐसे लंबा सा वायर है, हम एक छोटा सा वायर का पार्ट कंसिडर करते हैं, छोटू सा पार्ट यहाँ पे मान ले कंसिडर कर लिए। कितने लेंथ का सर? डीएल लेंथ का। और ये डीएल लेंथ बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है? बहुत छोटू पार्ट है, एकदम छोटा, इतना छोटा कि तुम देख भी नहीं पा रहे हो, पर हम इसको तुमको जूम करके दिखा रहे हैं, तुम ऐसा समझो। अरे बात समझ में? बहुत छोटा सा पार्ट है भाई। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या दिया गया, ध्यान से सुनना। फॉर्मूला दिया गया बेटा dB बराबर μ0/4π I dl क्रॉस r बाई r के मैग्नीट्यूड का क्यूब। ये फॉर्मूला दिया गया बाई बायोट सावर्ट लॉ, μ0/4π I dl क्रॉस r बाई r के मॉड का क्यूब। ऐसा लॉ में उन्होंने बताया कि ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ तुमको दिखाई दे रहा होगा, ये जो dB है वो छोटा सा है कि बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है? मतलब हम किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं? केवल डीएल इस लेंथ के कारण निकाल रहे हैं। आ रही बात समझ में? अच्छा, ऊपर में वेक्टर साइन दिए हुए हैं ना, एरो बनाए हुए हैं ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा और तो अलग अलग अपन बाद में बात करेंगे कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाले, डायरेक्शन कैसे निकाले, ठीक? अब सुन, थोड़ा इस फॉर्मूला को अच्छे से समझते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये फॉर्मूला तो दे दिया भाई बायोट सावर्ट लॉ हम लोग को, अब इसके बारे में समझते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सर मुझे फिर से बताओ, एकदम यहाँ लेफ्ट से शुरू करते हैं। डीबी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लेंथ ओनली, डीएल लेंथ, ठीक है ना? चल, μ0 बाई, अच्छा μ0 क्या होता है? μ0 क्या होता है, क्या नाम है इसका, कोई बता सकता है? μ0 को बोलते हैं बेटा परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी। जैसे वहां पे एप्सिलॉन नॉट था, उसको क्या बोलते थे? परमिटिविटी। इसको क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी। आ रही है बात समझ? हाँ, ये भी मीडियम पे डिपेंड करता है। हालांकि μ0 है, मतलब ये वैक्यूम की बात कर रहे हैं, एयर या वैक्यूम की बात कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? तो ये बेटा अभी लिखना मत शुरू कर। क्यों रो रहा है भाई? समझ लो, नहीं समझोगे तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, क्या है, क्यों वेक्टर दे दिया गया है। अभी हम इसी में सवाल पूछेंगे, गायब हो जाओगे। डीएल तो लेंथ है, लेंथ को वेक्टर कैसे दिखा दिए हो? डीएल तो लेंथ है ना, लेंथ कभी वेक्टर क्वांटिटी होता है क्या? फिर कैसे दिखा दिए हो? मतलब डायरेक्शन डिफाइन करना पड़ा होगा कहीं ना कहीं जाके। तो सुन लो कि क्या है, नहीं पता चलेगा बाद में, ना तो काउंटर कोई क्वेश्चन करेगा, पगला जाओगे। अभी जे को कैसे हम जबरदस्ती वेक्टर बनाए कि नहीं बनाए, तो आपको जानना चाहिए कि जे को कैसे जबरदस्ती वेक्टर बनाया गया है। ध्यान से सुनो पहले, एकदम लिखना मत कुछ भी। म्यूनर का नाम क्या है बोल? परमिएबिलिटी। किसका परमिएबिलिटी? वैक्यूम का। तेरे को डांटने में से सो गया ये।
क्या है ये? परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ठीक। 4 पाई है नॉर्मल वाला, ठीक है ना। अब सुनना बेटा, अच्छा म्यू नॉट का वैल्यू कितना? यस, 10 to the power म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है बाबू? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इतना होता है। 4 पाई इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया? क्या हो गया? बात क्यों कर रहे हो? मेरे से बोलो, आपस में बात मत किया करो क्लास में, हमको बहुत डिस्टर्ब होता है। यहाँ देखो, यहाँ बात नहीं करोगे। अच्छा तो फिर तुम लोग को लग रहा है कि हम बहुत इजी ले रहे हैं तो ले रहे हैं, लात खाओगे बहुत भयानक वाला। जब पढ़ाई करा रहे हैं तो सीरियस रहा करो। म्यू नॉट क्या है? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ध्यान से सुनना, बोलो कि सर यहाँ यूनिट लिख के दिखाओ, तो तुझे अभी यूनिट इसके बारे में पता नहीं है, इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए अभी इसका यूनिट नहीं लिखेंगे। तुम ऐसा समझो कि ये ऐसा यूनिट में लिखा हुआ है। यूनिट इसका थोड़ी देर के बाद समझाएंगे जब हम मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट बता देंगे। आ रही बात समझ में? तो आप यूँ समझे बेटा, ये जो वैल्यू मैं दे रहा हूँ कैसे दे रहा हूँ? एसआई यूनिट में। कैसे दे रहा हूँ? एसआई यूनिट में। चल अभी ध्यान से सुनना, म्यू नॉट का वैल्यू हो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। तो बेटा क्या यहाँ से अपन लिख सकते थे? म्यू नॉट बाई 4 पाई इज बेसिकली क्या है? 10 टू द पावर -7। तो मेरे हिसाब से आपको ऐसे याद रखना चाहिए। म्यू नॉट का अलग से फॉर्मूला मत याद रखो, सीधा याद रखो कि म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू कितना है? 10 टू द पावर -7। जैसे वहां पे क्या याद कर लिए थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, है ना। वैसे ही यहां याद कर लेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू है 10 टू द पावर -7। आगे बात समझ में? तो जो भी मैं फॉर्मूला डिराइव कराऊंगा ना तुम्हारे लिए, वहां पे म्यू नॉट बाई 4 पाई को मैं जुदा नहीं करूंगा। तेरे को स्कूल में जो पढ़ाया गया होगा ना, वहां पे पाई कहीं ना कहीं काट दे रहे होंगे। म्यू नॉट बाई 4 पाई को हमेशा साइड में रखते थे, ठीक। तो हम लोग जो भी फॉर्मूला बनाएंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई को जुदा करेंगे नहीं, क्योंकि लास्ट में जब आंसर लाना होगा तो 10 टू द पावर -7 इसी का वैल्यू पुट करना होगा। आगे बात समझ में? अब सुन, क्या चाहिए? नहीं मत निकालो, डिस्टर्ब भी करेगा वो। यहां तक क्लियर है? अब सुन, ये बात हो गई, इसकी बात हो गई। आई क्या है बोल? जो करंट बह रहा है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हो, ठीक। डीएल क्या है? जो छोटा सा लेंथ आप कंसिडर किए थे जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे थे। लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी होता है, फिर एरो काहे दिखाए? इसका मतलब मैं उसको वेक्टर बनाना चाह रहा हूँ ना। मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ? अगर वेक्टर बनाना चाह रहा हूँ सर, तो पक्की बात है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। मैग्नीट्यूड तो है कुछ 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर से, डायरेक्शन बताओ क्या लेंगे? तो इसका डायरेक्शन क्या लेते हैं बेटा? करंट की तरफ। किधर लेते हैं? किधर लेते हैं? करंट की तरफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे लिखता चलता हूँ। इसका डायरेक्शन लेते हैं बेटा डायरेक्टेड अलोंग करंट। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखो। यस, हाँ बोले ना कि लोग डायरेक्ट फार्मूला बता दिया है, अब इस फार्मूला के बारे में समझना है बस। इसको डिराइव अपन नहीं कर सकते, समझ में आया? एक्चुअली ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए इसको लाना जरूरी रहता है। समझ में आया? स्केलर ले लोगे तो कभी भी ये दो क्रॉस प्रोडक्ट दिख रहा है क्या? तो हाँ देखो, एक क्रॉस भी दिख रहा है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट तो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी में ही डिफाइन हो सकता है ना। तो इसको भी वेक्टर बनाना पड़ता है ताकि फार्मूला सुंदर दिखे, बस। आगे बात समझ में? तो डीएल का डायरेक्शन क्या लेना है बेटा? अलोंग द करेंट। हाँ, करंट के डायरेक्शन में। अगर तुम ये बात समझ गए हो तो मेरे को फटाक से बता दो, क्या मैं डीएल का ऐसा मान सकता हूँ? दिस इज द डीएल वेक्टर फॉर यू। पक्का? चल अब से आर क्या है सर? नहीं, गलत कॉन्सेप्ट। सुनो, आर वेक्टर क्या है? ध्यान से सुनना। आर वेक्टर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, उस पॉइंट का जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जहां पे आर वेक्टर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पर पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी चाहिए होता है कि कहां से बना रहे हो। याद है वेक्टर में बताए थे? तो बेटा इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ना बेसिकली, पर वेक्टर कहां से बनाओगे? तो जहां पे जो डीएल तुम कंसीडर किए हो ना, वहां से बनाओगे। मतलब आर वेक्टर हम कैसे बनाए? यहां पे ध्यान से देखना, यहां से लेकर के सीधा, दिस इज आर वेक्टर। आगे बात समझ में? अब ध्यान से सुन, डीबी क्या था बोल? स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ वायर, जो डीएल तुम माने हो, है ना। म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी। क्या है बेटा? किसका? वैक्यूम का।
किसका? वैक्यूम का। म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इन एसआई यूनिट। ठीक, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई को सीधा तुम 10 टू द पावर -7 लिख सकते हो। आई क्या है? जो करंट बह रहा है। डीएल जो माने थे। एरो दिखाने का मतलब है कि हम उसको वेक्टर बना रहे हैं। डायरेक्शन क्या लेंगे? करंट के डायरेक्शन में, अलोंग द करंट। ठीक, आर क्या है? तो वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, पर कहां से बनाएंगे? डीएल से। कहां से बनाएंगे? कोई मेरे से सवाल पूछ सकता था गधेड़ों की तरह, तुम मत पूछना कि सर आप यहां से क्या बनाए, यहां से क्यों नहीं बनाए? तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई अंतर है क्या? अरे बहुत छोटा है डीएल, कोई अंतर है क्या? नहीं है। तो हम यहाँ से दिखाएं चाहे यहाँ से दिखाएं, एक ही बात है। आ रही बात समझ में बाबू? चल, यहाँ तक बात समझ में आ गई। कोई दिक्कत भाई? लिखो जरा अब बायोट-सावर्ट लॉ में। इट गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड, इट गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं बोलते थे, इसको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, पर जनरल टर्म में हम लोग अक्सर मैग्नेटिक फील्ड ही बोलेंगे, है ना। इट गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट। करंट कैरिंग एलिमेंट, ऐसा क्यों बोल रहे हैं विकास? एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं हम? वायर क्यों नहीं बोले? वायर के लिए नहीं देता, एक छोटे से एलिमेंट के लिए देता है, छोटे से एलिमेंट के लिए देता है वो। बाद में हम उसको जोड़ जोड़ करके पूरा वायर के लिए निकालेंगे, वो अलग बात है, वो तो मेरी खूबी है इंटीग्रेशन के साथ। आ रही है बात समझ में? पर वो भाई साहब किसके लिए देते हैं? छोटे से लेंथ के लिए, है ना। क्या लिखा रहे? इट गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट। करंट कैरिंग एलिमेंट, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके, मैथमेटिकली it can be given as, mathematically 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 it can be given as। उतारो। यस, वो अरे वो बच्चों की तरह पढ़ाया जाता है, स्कूल में लिखवाते हैं कि डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल। वैसे मत लिखो, बहुत कचरा तरीके से। पहले यही आया था, बाद में उसको ऐसे बोला जाता है, किताब में उल्टा लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे बोर्ड में लिखेंगे हम वैसे भी लिखवा रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट। पहले इतना उतारो ना, पहले कॉन्सेप्ट सीखो, फिर बोर्ड में कैसे लिखना है मैं ये भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। आपका जब पेन चल रहा हो तो ध्यान रहे, एक एक बात को समझ लेना है। आर वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ है, डीएल का डायरेक्शन कैसे है, आई क्या है, म्यू नॉट क्या है, एक एक बात घूमना चाहिए। क्योंकि जब डेरिवेशन करेंगे तो इन बातों को बहुत ध्यान रखना होगा। पवन लोग तो कल जाने वाला था विकास। तो बदतमीज लोग, आना क्लास में पूछना कैसे हुआ था। तुम जा रहा घर विकास? बहन है कि नहीं? ओके, तू भी घर नहीं जा रहा है? बहन है कि नहीं? वाह, श्रेया का तो घर यहीं पे है। तुम्हारे पापा कह रहे हैं यहाँ पे? तो भैया यहीं है ना, घर जाना पड़ेगा राखी के लिए। मेरा भरोसा नहीं है ऐसे। जाओ पैसा कमा के आओ, जिसको कमाना है। मतलब मेरी बहन लोग ऐसे करती है, फ़ोन करके बोली है कि भाई आ नहीं पा रहे हो, इट्स ओके, समझते हैं। हाँ, फ़ोन पे का ज़माना है। सर आप कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे मतलब? वेयर करके लिखना चाहते हो? लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख रहे, लिख लो। आर वेक्टर बराबर, तू बता आर वेक्टर क्या था हिंदी में? सर वो डीएल जहाँ जिस पॉइंट से हम लोग ले रहे हैं, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उस दोनों के बीच का जो थ्योरी है ना, उसी को क्या है? उन दोनों के बीच का क्या है? क्या है? सर डिस्टेंस मतलब पॉइंट्स, पोजीशन वेक्टर है वो। लिखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट where magnetic field is to be calculated, position vector of the point where magnetic field is to be calculated,
पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड. पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू DL. विथ रिस्पेक्ट टू DL, पूरी बात समझते हैं. विथ रिस्पेक्ट टू DL. अब देख, अगर तुम सोचो कि तुम पास आउट होते, 12th पास होते, तो हमारे पास कितना समय बचता. ये जो फालतू का लिख रहे हैं, हम सीधा बताते हो, सीधा सवाल करते कि नहीं करते हैं. जो पास आउट कर याद है तो 1 साल में 2 साल का सिलेबस ख़त्म हो जाता है, पर ये 2 साल में 2 साल का सिलेबस नहीं ख़त्म हो पाता है, क्योंकि बहुत फॉर्मेलिटी करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, रिटन पार्ट ये बताना पड़ता है कि बोर्ड में आएगा तो ऐसे लिखना, झारखंड बोर्ड के हो तो ऐसे लिखना, CBSE को तो ऐसे लिखना. हम कैलकुलेशन करके डेरिवेशन करके आ जाते हैं, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन हाउ है ना, स्कूल में ना. हाँ, नहीं तो वहाँ पे ना अपना लैंग्वेज जितना दे सकते हो दिया करो, है ना. अब जैसे इसी को तुम अपने लैंग्वेज में थोड़ा सजा दिया करो, जैसे हम थोड़ा सजाने की कोशिश की है. मैथमेटिकली इट कैन बी गिवन, क्या मतलब है फालतू, मतलब ऐसे कोई मतलब है वो लाइन का. कोई तेज बच्चा रहेगा तो नहीं लिखेगा उसको. पास आउट में हम लिखवाते भी नहीं, ज़रूरत भी नहीं है, फालतू वो सजाने के लिए ही तो है, और क्या है. तो तुम जितना सजा सकते हो एग्जाम में लैंग्वेज के फॉर्म में उतना सजा दिया करो. कॉन्सेप्चुअल पार्ट हम पूरा समझा रहे हैं, ठीक. देखो यहाँ पे क्लियर है बाबू यहाँ तक. आगे बढ़े अब. अच्छा, अब यहाँ तक ये बात पता चल गया था सर कि DB इज अ वेक्टर क्वांटिटी. DB इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो इसका मैग्नीट्यूड भी डिफाइन करो और इसका डायरेक्शन भी डिफाइन करो. मैग्नीट्यूड सबसे पहले बात करते हैं. किसकी बात करते हैं बेटा? मैग्नीट्यूड की बात करते हैं. ध्यान से सुनना. देखो इधर, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ DB वेक्टर आ जाओ. DB बराबर लिख, ये तो कांस्टेंट है μ0/4 पाई. देखो मेरे साथ, μ0/4 पाई आई. यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं है. अब यहाँ देखिए A क्रॉस B जैसा दिख रहा है. A क्रॉस B मतलब वेक्टर क्वांटिटी, याद है ना. मल्टीप्लिकेशन बिटवीन 2 वेक्टर क्वांटिटी टू गिव अ वेक्टर रिजल्ट इज नॉन एज क्रॉस प्रोडक्ट. याद है बाबू. तो याद कर मैग्नीट्यूड कैसे लिखते थे A क्रॉस B का? AB साइन थीटा. AB साइन, तो यहाँ पे क्या लिखते बोल? DL R साइन थीटा. समझ रहा है? अब देखना नीचे में बेटा, वेक्टर R के मैग्नीट्यूड का क्यूब, मतलब इसका क्यूब ना, तो सीधा R³ लिख दे. क्या कट गया क्या? एक. तो DB बराबर क्या दिख रहा है बाबू? μ0/4 पाई IDL साइन थीटा बाई. कोई तकलीफ यहाँ तक? चल, ये मैग्नीट्यूड है. अच्छा, इसमें कुछ अलग चीज़, एक और कोई टर्म आया है क्या पहले से? एक आया है, देख, थीटा. थीटा 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 किसके किसके बीच का एंगल होगा? DL और R के बीच का एंगल. तो यहाँ पे बताओ कहाँ दिखाएं? ये DL वेक्टर, ये R वेक्टर, तो ये वाला एंगल है क्या? दिख रहा है? देखो यहाँ पे ऐसे DL है ना बाबू, और ये R वेक्टर है, तो दिस इज द एंगल बिटवीन DL एंड R ना. तो ये वाला थीटा है जो हम दिखाना चाह रहे हैं. नहीं, थीटा बहुत क्यों छोटा होगा? थीटा तो डिपेंड कर रहा है आप कहाँ निकाल रहे हैं. मान लीजिए यहाँ ना निकाल के आप यहाँ निकालते हैं तो R वेक्टर ऐसे बन जाता ना बेटा. तो थीटा तो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है. DL इज द छोटा. अरे ये बात समझ में? तो लिख लेना नीचे में, लिखो फॉर मैग्नीट्यूड. विकास, तुम लोग का झारखंड बोर्ड का अभी तक कोई ऐसा सिलेबस नहीं दिया है ना इस साल का? पुराना वाला ही फॉलो कर रहा है शायद स्कूल्स ना. और कटेगा, उसमें से भी कटेगा. कुछ बोले हैं कि नहीं स्कूल में सिलेबस के बारे में? क्या बोले हैं? बोले कि जो अभी 12th दे गया ना उसे वही वाला ना. ठीक. देखो यहाँ पे क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस. नीचे लिखना वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन DL वेक्टर एंड R वेक्टर. वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन DL वेक्टर एंड R वेक्टर. डायग्राम में दिखा दे थीटा. हो गया? यस.
थीटा लिख लिया ना, किसके किसके बीच का एंगल था, डीएल वेक्टर और हाँ डीआर वेक्टर और आर वेक्टर, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर। ठीक, आ जाओ यहाँ आ जाओ। अब बात करते हैं बेटा इसके डायरेक्शन की, किसकी बात करते हैं, डायरेक्शन। ध्यान से देखो, थोड़ा कचरा कर रहे हैं आप। म्यू नॉट बाई 4 पाई है, ये सब तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, और ये सब पॉजिटिव है। देख तो डीबी वेक्टर का डायरेक्शन किस बात पे डिपेंड करेगा कि डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन क्या है, डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन। तो डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन निकालना आना चाहिए ना अपने को। डीबी का डायरेक्शन वही होगा जो डीएल क्रॉस आर का होगा, जो डीएल क्रॉस, कोई तकलीफ। अब डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन कैसे निकालते थे, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन मुझे कोई बता सकता है कैसे निकालते थे, पढ़े हो बचपन में 11th में, वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, अभी एकदम बेसिक ज्ञान 11th का, ये एंगल थीटा है। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे बताया जाता है, राइट हैंडेड थंब रूल। चलो मेरी तरफ देखो सब, देखो मेरी तरफ देखो, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे बताते हैं, राइट हैंड थंब रूल। पहले भी काम कराए शायद हमको, इसका हाथ देख के भी याद आया, पहले भी तो पगला रहा था ना इसमें, ए क्रॉस बी में कहीं तो हम बताएं किसी को, किए इस पर प्रैक्टिस। यस, ए क्रॉस बी कैसे निकालते, ध्यान से सुनो। पहले वाले वेक्टर की तरफ राइट हैंड को स्ट्रेच करिए, लेफ्ट हैंड उठा रही थी पिछली बार, किए ना, कहाँ किए हैं बे, वहाँ भी किया, यहाँ भी किया। कौन सा टॉपिक आया था जो क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल आ गया था, तो कूलम के वेक्टर फॉर्म। यस नहीं, उसमें क्यों जरूरत पड़ेगा, कुलम्स वाले में थोड़ी आया था, पर ए क्रॉस भी क्यों बताए हैं, अच्छा ठीक है बताए होंगे, तो मतलब ज्ञानी आदमी बताता है। सर वो आप शायद एरिया वेक्टर निकलवा रहे थे ना, तो हाँ, करवाए। एरिया वेक्टर बता रहे थे, एरिया जब वेक्टर क्वांटिटी, तो कोई भी अगर पेज ऐसे रख दिया जाए 3 डायमेंशनली, तो 2 साइड को लो और उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, तो वहाँ सिखाई थी। यस, यहाँ भी बताए हैं। यस, चलो ज़्यादा पैपा नहीं करेंगे फालतू, सुनो एक बार में एक लाइन बस। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताना है तो पहले वाले वेक्टर की तरफ राइट हैंड को स्ट्रेच करेंगे, दूसरे वाले वेक्टर की तरफ कर्ल करेंगे, जो थंब होगा वो हमें डायरेक्शन बताएगा। याद है? ठीक, याद है ना? इसी पे काम होगा भाई, एकदम हाथ चलाना आना चाहिए, और पूरे क्रॉस प्रोडक्ट पे ही है पूरा मैग्नेटिज्म, हाथ चलाना नहीं आएगा सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट अगर नहीं आता होगा तो हम लिंक भेज देंगे, है ना? हाँ उसे पढ़ लेना अच्छे से। चल देखो फिर से, हाँ तो मैग्नीट्यूड की बात कर लिए थे, अब लिख लो थोड़ा सा नीचे, थोड़ा फॉर्मेलिटी करो, उसके बाद सवालों में आएंगे। फॉर डायरेक्शन यूज राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ठीक, नहीं वो 10th में था, फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल, और पता नहीं कौन कौन था रूल, सब इसी का वर्जन है एक्चुअली, ये आपका बेसिक लॉ है, इससे आपका सारा काम बन जाएगा। ठीक, आइए देखिए राइट हैंड थंब रूल क्या हो कहता है, ये आपको पता है पहले से, तो इस पर फालतू बात लिखेंगे नहीं वहाँ पे, ठीक है ना? चल देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से। अब सबसे पहले तो अपन डायरेक्शन का ही प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मोस्टली जो मैग्नेटिक फील्ड का जो सवाल गलत हो सकता है ना, वो डायरेक्शन की वजह से ही गलत होता है। मैग्नीट्यूड बहुत आसानी से फॉर्मूला याद करवा देंगे, तो सबसे पहले डायरेक्शन पे बात करते हैं बेटा। ठीक, बार बार हाथ घुमाना भी नहीं पड़ेगा, कुछ ट्रिक सिखा देंगे, फटाफट हो जाएगा। देखो ध्यान से, करंट ऐसे बह रहा है यार, ध्यान से सुन, मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, तो डीएल क्रॉस आर करना है क्या बेटा, कर डीएल क्रॉस आर। डीएल का डायरेक्शन किधर होता है, तो आप ऐसा सोचें ना कि करंट का डायरेक्शन क्रॉस आर का डायरेक्शन, ऐसा सोचें आप। आगे बात समझ में? कर बेटा, डीएल किधर है, इधर है, आर इधर है, आर इधर है ना, किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है क्या, गलत कर रही है, हाथ स्ट्रेच करो, आर किधर है, हाँ अब कर, थंब अंदर घुसा, सबका जा रहा है अंदर, कर हाथ कर, हाँ उधर दिखा रहा, अंदर अंदर है वो। डीएल किधर है बेटा, ऊपर की तरफ, हाथ स्ट्रेच करो ऊपर, राइट हैंड ऊपर अच्छे से स्ट्रेच करो, ऐसे कर, ऐसे, हाँ। आर किधर है, उधर है ना, वैसे हाथ रखना दो, वैसे रखना, रुको रुको, ठीक है अरे सीखने दो ना, ऐसे है ना, आर उधर है ना, तो क्या तू अपने उंगली को ऐसे तो नहीं कर्ल कर पाएगा,
ले इसका हाथ आए दादा। हो गया सर, आ जाए। ऐसे करो यार, ऐसे हम भी भूल जाएंगे। देखो यहाँ देखो भाई, ऐसे करो थोड़ा सा। थंब क्यों दिखा रहा है अभी? एट मैं बता रहा हूँ। ऊपर कर लिया बेटा, थोड़ा सा ऊपर। ए हंसो मारते यार। अच्छा इधर सीधा करो, स्ट्रेच कर सीधा, बस ऐसे रखे रहेगा। देख ऊपर स्ट्रेच है क्या डीएल की तरह? अभी भी आर किधर है? उधर है। अब देख आर की तरफ कर्ल हो गया। थंब किधर जा रहा है? अंदर, बोर्ड के अंदर जा रहा है। ये डायरेक्शन से, हाँ वैसे भी कर सकते हो। क्या सोचता है बेटा? पहले वाले वेक्टर की तरफ हाथ को स्ट्रेच करना है, फिर दूसरे वाले की तरफ कर्ल करना है। अब कर्ल करना है ऐसे कि उंगली ना टूटे, तो थोड़ा सा इधर उधर उधर ऐसे 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 कर सकते हैं, याद है ना? ठीक, अंदर की तरफ दिख रहा है। बहुत मार खाएगी श्रेया तुम अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालते बेटा। ये सब डायग्राम बना लिया ना? चल अगर यहाँ पे निकालना होता तो रे देख तो तब किधर डायरेक्शन होता? अंदर ही होता। देख डीएल क्रॉस हमेशा इधर ही जा रहा है क्या? अरे यहाँ नहीं होता, इधर होता। तब भी मतलब सिंपल बात है, करंट के इधर हर एक पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ है क्या? पूरा में डायरेक्शन क्रॉस से दिखाते हैं। अंदर वाला डायरेक्शन क्रॉस, अंदर जाता हुआ। ठीक, तो कैसे याद रख सकते हैं? देखो मेरी तरफ, करंट के राइट पोर्शन वाले हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता हुआ दिखेगा। किधर जाता हुआ दिखेगा? कॉन्सेप्चुअल है ना? जरा इधर बात करते हैं, इधर। अरे पता तो मेरे को भी है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली सीखा करो ना। तुम लोग एकदम लगता है कि आदमी को आता ही नहीं है, पर ये करेगा तब इसको समझ में आएगा। आता मेरे को भी है, बस प्रैक्टिस करा रहे हैं हाथ घुमाने का थोड़ा। डीएल क्रॉस आर कर, अब हाथ फिर से स्ट्रेच कर डीएल की तरफ। कर लिए हाँ वैसे ही रखना, तुम वैसे ही रखना। जैसे जैसे स्ट्रेच हो रहा रखो, जैसे जैसे हो रहा रखो, बस स्ट्रेच करो पूरा। हाँ वो हाथ को स्ट्रेच रखो अभी, बस कर लिए। अब आर की तरफ कर्ल करो, तुम दोनों ऐसे ही रखोगे। आर की तरफ कर्ल करो, बाहर दिख रहा है तुम दोनों का, कर्ल हो गया मस्त। रुक जाना, उधर है ना आर वेक्टर? हाँ रुक जा, वैसे रख, वैसे रख। ऐसे रखा है ना? तुम कैसे रखा है? ऐसे रखा है। रुको ना हाँ ऐसे रख, ऐसे रख, तभी नहीं था बेटा कर्ल होगा। तू ऐसे रखता जैसे कर्ल हो पाता, नहीं हो पाता। समझ में आया समझ में? ठीक, तो कौन सा डायरेक्शन आ रहा है? अरे आउटसाइड। देख डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आ रहा है। तनवीर अरे हंसो मत ज़्यादा तुम लोग यार प्लीज, कोई दिक्कत है? सर बाहर होता तो ऐसे रहते क्या? बाहर होता तो उसका भी तरीका सिखाएंगे, अभी जस्ट इग्नोर इट। हाँ कोई दिक्कत यहाँ तक? एक ऐसा तगड़ा फॉर्मूला बताएंगे ना कि उतना हाथ वाथ भी नहीं घुमाना पड़ेगा, पर सीखो ना थोड़ा सा, कहीं फंस जाओगे। मैं बार बार बोलता हूँ कि देखो मैं बहुत ट्रिक सिखाऊंगा, पर वो ट्रिक हर जगह काम आ जाए जरूरी नहीं है। जहाँ आप फंस जाए वहाँ बेसिक से चलना शुरू करें, तो बेसिक्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए। समझ में आ रहा है? चल देख, तो इधर में कौन सा डायरेक्शन आ रहा था? अरे बाहर की तरफ। इधर के किसी भी पॉइंट पे बाहर की तरफ ही आएगा, देखेगा तो अपन ऐसे याद रखेंगे थोड़े देर के लिए। ध्यान से सुना बेटा कि करंट के वायर पे तुम चलो करंट के डायरेक्शन में। ऐसा सपोज करो कि हम लोग वायर पे चढ़ गए, ऐसे ऐसे चल रहा है। राइट साइड में सब क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होता है अंदर की तरफ, और लेफ्ट साइड में डॉट मैग्नेटिक मतलब बाहर की तरफ। याद रहेगा? क्या ट्रिक याद रखना है? ध्यान से सुन कि जब भी डायरेक्शन चेक करना है, हम करंट वायर पे चढ़ जाएंगे, करंट के डायरेक्शन में चलेंगे। लेफ्ट साइड डॉट मैग्नेटिक फील्ड, राइट साइड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। याद रहेगा? क्रॉस मतलब अंदर घुसता हुआ, डॉट मतलब बाहर आता हुआ। कोई दिक्कत? ये ट्रिक याद रहेगा? पहले कॉन्सेप्चुअली सीखे थे, फिर ये ट्रिक याद कर रहे हैं ना? लिखो हिंदी में सवाल सॉल्व करने के लिए कहीं भी। करंट के डायरेक्शन में चलेंगे, करंट के डायरेक्शन में चलेंगे, करंट के डायरेक्शन में चलेंगे। राइट साइड में क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेफ्ट साइड में डॉट मैग्नेटिक फील्ड होगा। राइट साइड में क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेफ्ट साइड में डॉट मैग्नेटिक फील्ड होगा। करंट के डायरेक्शन में चलेंगे, राइट साइड में क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेफ्ट साइड में डॉट मैग्नेटिक फील्ड होगा। डॉट मैग्नेटिक फील्ड होगा। हो गया? बस ये ट्रिक याद रहना चाहिए, आप जो भी भाषा में लिखें। आ जाओ।
चलो हो गया। अब देखो सब ऊपर, करंट ऐसे चल रहा है, इधर सब मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, अंदर की तरफ, क्रॉस डॉट में बात करेंगे, अंदर बाहर नहीं, ऐसा ना, क्रॉस और इधर बेटा, क्योंकि लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है, याद रहेगा सबको। चल एक और तरीका सिखा देते हैं अभी, ताकि और आसानी से हो जाए। कौन तरीका, बोल बोल बोल, सीख पता है कुछ तो कर रहा था, कोई और तरीका पता है क्या स्कूल में सीखे हो? है एक दो तरीका और है, सीखे हो क्या? और ऐसे याद नहीं आ रहा। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इसको बोलते हैं पाम रूल। क्या बोलते हैं? पाम किसको बोलते हैं? इस हथेली साइड वाले को, जरा मेहंदी लगाते हैं। मेहंदी तो तुम लोग इधर भी लगा लेती हो वैसे, इधर इधर वाला पार्ट जिधर से चाटा पड़ता है, ठीक, इधर से भाई, इसको पाम कहते हैं। क्या बोलते हैं? पाम। पाम रूल क्या कहता है? ये किताबों में लिखा हुआ नहीं रहता है, पर आप इसको याद रखेंगे, डायरेक्शन आसानी से दिखेगा। पाम रूल ये कहता है कि दाहिने हाथ से करंट कैरिंग वायर को पकड़ लो। क्या करो? पकड़ने नहीं, सोचना है। क्या करना है? कि पकड़ लिए हैं, सच में नहीं पकड़ना है। पकड़ लिए, पकड़ लिए, रुको रुको रुको, नहीं इसको इसको, नहीं नहीं वो नहीं है, कुछ और है, रुक वेट कर, आएगा। क्या बोल रहे बेटा? करंट कैरिंग वायर को पकड़ लेना है, कौन से हाथ से? सारा काम राइट हैंड से करेंगे हम लोग, ठीक है? राइट हैंड से पकड़ लिए, ठीक। पकड़ने का दो तरीका हो सकता था। मान ले कि ये करंट का वायर है बेटा, तो हम ऐसे भी पकड़ सकते थे, ऐसे भी पकड़ सकते थे। पकड़ना कुछ ऐसे है कि थंब किस डायरेक्शन में हो? करंट के डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में हो? तो करंट ऐसे जा रहा है ना, तो हम इसको ऐसे पकड़ेंगे। देख थंब अपने आप करंट के डायरेक्शन में आ गया, आ गया, पक्का, कोई तकलीफ? फिर से सुनो, हम करंट कैरिंग वायर को पकड़ लेंगे राइट हैंड से, कुछ इस तरीके से कि थंब कौन सा डायरेक्शन दिखाए? करंट का। कौन सा डायरेक्शन दिखाए? करंट का। पकड़ लिए। अब सुनो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। अगर तुझे इस पॉइंट पे चाहिए बेटा, अगर तुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, कोई भी जनरल पॉइंट मान लेते हैं इधर, अब तू पकड़ी हुई है ना ऐसे करके, सही है अपना। अब हाथ को खोल और हाथ को उधर रख जिधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अगर बोर्ड पे हम दिखा रहे तो इधर चाहिए ना मैग्नेटिक फील्ड, हाथ को ऐसे खोल के रख दिए, खोल के रख दिए, रख दिए। पाम किधर दिख रहा है? अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ? अंदर की तरफ। देख तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक। रुकना रुकना रुकना। अगर इधर निकालना होता मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे पकड़े हुए थे, पाम ऐसे खोलेंगे। पाम किधर दिख रहा है? मैग्नेटिक फील्ड खत्म। इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है, ध्यान से सुनो, निकाल दे। देखो इधर आओ, मान लो करंट नीचे से ऊपर बह रहा है, नीचे से ऊपर बह रहा है, पकड़ दो थोड़ा नीचे टाइट रखना, नीचे से ऊपर जा रहा है, दिख रहा है इसमें, ठीक। नीचे से ऊपर जा रहा है बेटा, कहाँ जा रहा है? अब किधर पूछ रहा है, आप छोड़ दीजिए, सबसे पहले राइट हैंड से पकड़िए, कुछ ऐसे कि थंब वहाँ दिखना चाहिए थोड़ा सा ना, ठीक है? दिख रहा है? करो हेलो बोलो सबको। चलो इधर ये तो तगड़ा दिख रहा है स्टूडेंट टीचर से भी। जिम करता है, जिम जिम। चलो देखो भाई, दिख रहा है वायर, नीचे से करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट हैंड से पकड़ लिए बेटा, ध्यान से देख, उसमें मत देखो, अब इसी में देखो तुम लोग, हम देख ले रहे हैं। पकड़ लिए, ऊपर करंट बह रहा है तो ऐसे थंब दिख रहा है ना ऊपर की तरफ। अब बता बेटा, मेरे को अगर इस पॉइंट पे चाहिए था, थोड़ा इमेजिन करना कि एक प्लेन बना हुआ है ऐसे, और इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो हम हाथ को कैसे खोलते हैं? ऐसे खोलते हैं क्या? थंब किधर दिख रहा है? अंदर की तरफ, मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अंदर की तरफ दिख रहा है, ठीक। इधर निकालना होता तो बाहर की तरफ। अच्छा, यहाँ पे निकालना होता मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे, तो इधर खोल देते क्या? इधर इधर इधर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे घूम रहा है, देख, यूं घूम रहा है क्या? देख बेटा, अगर यहाँ पे निकालना होता यूं 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 यूं, ऐसे खुलेगा ना, जब इस वाले पॉइंट पे चाहिए। पकड़ पकड़, इस पॉइंट पे निकालना है, यहाँ से खोल दे, ऐसे खोल दिए। थंब किधर दिख रहा है? ऐसे दिख रहा है, तो डायरेक्शन क्या लोगे? इसके परपेंडिकुलर, थंब के परपेंडिकुलर, वायर की डायरेक्ट साइड सामने चाहिए, यहाँ निकालना है। खोल दे इधर, इधर दिख रहा है क्या? ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे ही तो खोल रहे हैं, ऐसे खोल दे। मेरे को इस पॉइंट पे चाहिए ना, तो हाथ इधर खुलेगा ना, जिधर निकालना है उधर खुलेगा। यहाँ निकालना था ना, तो इधर खोल दिए, देख। फिंगर का पॉइंटिंग मानो, यहाँ पे निकालना। हाँ,
आगे बात समझ में? खोल दिए बेटा। अब पाम किधर देख रहा है? उधर की तरफ देख रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर होगा। ठीक, यहाँ पे अंदर, तो यहाँ अंदर, इधर 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 एक सर्कल बनता हुआ दिख रहा होगा, देख। तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होता है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली। आया समझ में? बैठ जाओ। देखो इधर कैसे बताना है पाम रूल से बेटा। करंट कैरिंग वायर को पकड़ लेना है राइट हैंड से कुछ इस तरीके से कि थंब करंट का डायरेक्शन दिखाए। करंट किसका डायरेक्शन दिखाए? थंब का। उसके बाद जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उधर उंगली खोल दो, मतलब इस टिप को वहां पे रख दो। थंब जिधर देखेगा उधर ही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। थंब देखेगा मतलब ऐसे है तो थंब किधर, पाम किधर देख रहा है? इधर देख रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा बेटा इस डायरेक्शन में, इधर। अगर यहाँ पे रहता तो ऐसे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो पाम रूल से करो, सबसे बेस्ट रहता है। तो तू देख, यस हाँ बात करो ना, बाकी लोग सुनो इधर। इसका मतलब बेटा अगर करंट ऊपर की तरफ बह रहा है तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड होगा? ऐसे घुमाते चले जाओ, और क्या? ऐसे सर्कुलर होगा क्या? सर्कुलर होगा ना, तभी तो तुमको इधर अंदर घुसता हुआ दिखाई दे रहा है और इधर से बाहर निकलता हुआ। कर पा रहा है इमेजिन? कर पा रहे हैं इमेजिन? बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता तो उधर होता। अरे बात समझ में? एक तरफ से निकलता हुआ एक तरफ से आता हुआ। हाँ, क्योंकि तू एक प्लेन में देख रही है, तो जो भी प्लेन बनाएगी एक साइड से अंदर जाता हुआ एक साइड से निकलता हुआ दिखाई देगा। मतलब बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड है कैसा? सर्कुलर। कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड? सर्कुलर होता है। समझ में आया तेरे को? ऐसे घूम रहा है, सिर्फ उस साइड पे हो सकता है। उस साइड पे हो सकता है। अगर नहीं, कैसे? क्या बोली? अगर ऐसे वायर रहता तो ऐसे पकड़ते और ऐसे घुमा देते हैं। सर वायर जैसे इतना हो रहा है तो यहाँ के लिए यहाँ पे सर्कल है, हाँ, यहाँ के लिए यहाँ यहाँ भी सर्कल है, मतलब ढेर सारा सर्कुलर में ऐसे 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 सिलेंडर बन जाए। सिलेंडर जैसा पूरा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ये हो रहा है। फिर बड़ा भी बन रहा है, एक्चुअली बड़ा भी बन रहा है, तो समझ रही है? थोड़ा दूर पे फिर ऐसे, फिर थोड़ा दूर पे फिर ऐसे, मतलब पूरा सिलेंडर पे मैग्नेटिक फील्ड की ओर दिखाई दे रहा है। समझ में आया? चल, तो ये पाम रूल याद रखोगे ना तो तुमको बहुत ज़्यादा वो A क्रॉस B भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दो मेथड सीख लिए, ट्रिक सिखा दिए हैं। पहला, करंट के डायरेक्शन में चलो, राइट साइड में क्रॉस, लेफ्ट साइड में डॉट। दूसरा पाम रूल, हाथ राइट हैंड से वायर को ऐसे पकड़ो कि थंब करंट का डायरेक्शन दिखाए, फिर उंगली उधर खोलो जिधर निकालना है, पाम जिधर देखेगा उधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। याद रहेगा? पाम रूल लिखना चाहते हो? याद रहेगा? लिखना है अपने लैंग्वेज में, लिख लो जो भी, पर याद रहना चाहिए। करंट कैरिंग वायर को कुछ ऐसे पकड़ेंगे कि थंब करंट का डायरेक्शन दिखाएगा बेटा, फिर जिधर निकालना है उधर उंगली को खोल देंगे। थंब, ये पाम किसका डायरेक्शन दिखाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का। किसका डायरेक्शन दिखाएगा? ठीक है ना? समझ में आया तनवीर? एग्जाम में मत लिखना इसको, है ना? A क्रॉस B सही बताना। चलो आ जाओ। थोड़ा सा अगर ये बात समझ गए हो तो मुझे एक बात बताओ। मान लेते हैं हम करंट कैरिंग वायर को ऐसे क्रॉस या डॉट, एक वायर ऐसा ले सकते हैं ना, एक वायर लिए लंबा सा और ऐसे बोर्ड में घुसेड़ दिए और करंट बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, तो उस करंट के डायरेक्शन को क्या क्रॉस से दिखा सकते थे? ऐसा करंट है। चल, अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बताओ पाम रूल से? इमेजिन कर, यहाँ पे रॉड है एक, इमेजिन कर उसको पकड़ता हुआ अंदर की तरफ थंब दिखाता हुआ। सर नीचे की तरफ। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? नीचे। सोचो आराम से, आराम से सब सोचो। कैसा है करंट कैरिंग वायर? कैसा है? अंदर की तरफ घुसता हुआ, ऐसा है ना रॉड ना, तो ऐसे पकड़ोगे क्या उसको? तभी तो थंब करंट की तरफ होगा। सब पकड़ लो ऐसे। अरे तू बांसुरी बजा रहा है बेटा? हाँ, नहीं तो गलत। थंब किधर दिख रहा है तेरा? वो तू पकड़ जैसे पकड़ा था, वो लेफ्ट हैंड है तेरा, राइट हैंड है वो जिसे पकड़ रहा है, तुम बदतमीज। राइट हैंड लेफ्ट हैंड में अंतर नहीं पता, पता नहीं कहाँ क्या करता होगा रे। ठीक है, राइट हैंड है, पकड़ लिया डंडा को, थंब के अंदर की तरफ दिखा रहा है, करंट जिधर जा रहा है। ठीक है, चलो अब सुन, यहां पे निकालना मैग्नेटिक फील्ड, हाथ उधर खोल, उधर खोल हाथ। मारेंगे, प्लीज मत करो ऐसे, मत करो प्लीज, अच्छा नहीं लगता।
अपना अपना करो प्लीज़। सर एक बात बताइए। तो बेटा आगे बैठ, तो उछल के आ जल्दी, इसे इधर इससे मत आना, ऊपर से आओ, हिलना नहीं चाहिए बस। एट बचा हुआ है, अभी तेरा जान चला जाता बे। सर मेरा एक डाउट था। एक मिनट रुको, कोई डंडा नहीं है ना? डंडा वहाँ पे था ना, 2-3 ठे डंडा यहाँ रखना चाहिए। खैर देखो, करंट अंदर की तरफ बह रहा है, लाओ तेरा पेन लाओ, बह रहा है, राइट हैंड से पकड़, पकड़ जैसे पकड़ा जाता है, पकड़, थंब को स्ट्रेच कर, अच्छे टाइट रख। ये करंट का डायरेक्शन दिखाता है ना, पर करंट तो हम अंदर बोले हैं ना बेटा, तो तुमको ऐसे पकड़ना चाहिए था कि थंब अंदर की तरफ दिखे। कैसे पकड़ेगा और क्या तरीका पकड़ने का? यस, अच्छे से अंदर की तरफ दिख रहा है। चल तुम, हाँ तुम्हारे थोड़ा उधर देख, हाँ चल अब ठीक से पकड़, यस हाँ ठीक है, चल पकड़ लिया, सब ऐसे पकड़ लिया है। चलो अब सुनना, किधर निकालना मैग्नेटिक फील्ड, पकड़े रहना तुम ऐसे, यहाँ पे निकालना बेटा। थंब खोल उधर, पूरा मतलब सारे उंगलियों को खोल, इधर खोल दिया, खोल दिया, खोल दिया। थंब तेरा ये जो पाम है, ये वाला चिकना वाला पोर्शन किधर, नीचे की तरफ देख रहा है क्या? देख नीचे की तरफ, नीचे की तरफ देख रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? नीचे की तरफ। सबको दिख रहा है? तो मैं कह रही थी जब अपन ऐसे उंगली खोलते हैं तो ऐसे आधा नहीं खोल सकते, पूरा खोलोगे? आधा नहीं खोल सकते मतलब? मैंने अरे तभी ना पाम कैसे दिखेगा बेटा, ऐसे स्ट्रेट ही रखना। स्ट्रेट रखना है ना, तो ऐसे खोलेगी तो इसका प्लेन कहीं और डायरेक्शन दिखा रहा है, इसका कहीं और दिखा रहा है, एक ही डायरेक्शन दिखाओगे ना, तो स्ट्रेट खोलना है। ठीक है, चल अब बोल यहाँ पे, अगर बात समझ में आ रहा है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, हाथ से पकड़, हाँ अब नीचे की तरफ निकालना है, उंगलियां खोल नीचे की तरफ। सर इधर यस, थंब पाम किधर दिख रहा है तेरा? नेगेटिव एक्स उधर 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 दिख रहा है क्या? तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया इधर, होगा? सबका आ रहा है? यस, सबका आ रहा है। बता यहाँ पे बोल, इधर होगा, अंदर के इधर। अंदर की तरफ। सर कहाँ है? तुम एक मिनट पकड़, पहले वायर पकड़, सीधा पकड़ और सीधा बढ़िया से करो, चल सीधा ही। हाँ ठीक है। अब किधर खोलना है तेरे को? ऊपर की तरफ खोल, ऊपर। तो थंब कहाँ चला गया फिर तेरा? थंब को मेंटेन रखना बेटा, यूं। हाँ किधर दिख रहा है पाम? इधर। हाँ, थंब को कंट्रोल करिए, फिर पाम, हाथ को खोलिए, है ना? थंब इधर जाना, ठीक है? दिख रहा है उधर होगा। तो सर मेरा ये उंगली को ऊपर पॉइंट कर रहा है, वो पॉइंट ना कर रहा है, ये पाम किधर देख रहा है, ये किधर देख रहा है? उधर। सर मतलब वायर के ऊपर है ये। हाँ हाँ हाँ, वायर के जस्ट ऊपर है। सर इधर होगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। क्लियर है तुम लोग को? तो इधर डायरेक्शन होगा। अब बता दे यहाँ पे किधर होना चाहिए? ऊपर। मतलब एक्चुअल में कैसा हो रहा है? गोल घूम रहा है इस तरीके से। देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा बेटा, ऐसा। ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अरे ये बात समझ में? अब तू अपनी बुद्धि से बता सकता है, बोल जल्दी। अगर करंट ऐसा होता बाहर निकलता हुआ, तो डायरेक्शन कैसा होता मैग्नेटिक फील्ड का? अरे सबका उल्टा हो जाता, और क्या? ऐसा होता, गोला होता, इस तरीके का होता। क्या सबको दिखाई दे रहा है? बहुत सिंपल है मेरे लिए, तुम लोग को पता नहीं था, मेहनत लग रहा है। ये बाहर की तरफ है ना, ऐसे पकड़े हैं, बाहर है, ऐसे खोल दिया, ऐसे घुमा दिए, पूरा मस्त ऐसे घुमा दिया, ऐसे घूम गया सर्कल, दिखाई दे रहा है। तो अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कोई पूछे तो इसका टेंजेंट बना दे, यहाँ पे कोई पूछे तो ऊपर बना दे, यहाँ कोई पूछे तो इधर बना दे, यहाँ कोई पूछे तो इधर बना दे। समझ में आ रहा है? समझ में आया छोटे? यहाँ पे पूछ दे तो बेटा ऐसा, यहाँ पे पूछ दे तो ऐसा, टेंजेंशियल, है ना? कोई दिक्कत तनवीर? समझ में आया कुछ कि इससे जा रहा है? बना ले योला। बोलो कि आपका ट्रिक ज़्यादा टफ रहता है कॉन्सेप्ट से भी। हाथ घुमाने आएगा हो जाएगा ना, तो ए क्रॉस बी में बहुत दिक्कत होता है।
चलो आ जाओ। डायरेक्शन का बहुत चर्चा हो गया, अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड्स की। किसकी बात करते हैं? अब मैग्नीट्यूड तो ये तो जनरल फार्मूला दिए थे ना, हम क्या दिए थे बेटा? अच्छा बेटा, ये जो जनरल फार्मूला दिए भी थे एक छोटे से एलिमेंट के लिए दिए थे। मुझे छोटे से एलिमेंट के लिए चाहिए होगा कि एक्चुअल में वायर के लिए चाहिए होगा? तो ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ते चले जाएंगे। जोड़ देंगे मतलब क्या कर देंगे? तो क्या टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल जाता है यहाँ पे? आ रही बात समझ में? तो अब आते हैं जो तुम्हारा सवाल पूछा जाएगा। यस, अभी ये इस पर सवाल नहीं बनेगा, सवाल अभी बता रहे हैं। करा जाए सवाल नहीं, मतलब जो अब कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं जो तुम्हारे सिलेबस में। देखो बेटा, दो तरह के वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन सीखना है। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए और एक सर्कुलर आर्क के लिए। किसके लिए? सर्कुलर आर्क के लिए। तो लिखो फर्स्ट में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। 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 अब इसका डेरिवेशन ना काफ़ी पेचीदा है, तो थोड़ा बढ़िया से देखोगे तभी बुझाएगा कुछ। एक बार फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे, उसके बाद तो सवाल तो मैं बहुत आराम से करा लूँगा। फॉर्मूला डेरिवेशन थोड़ा समझना मुश्किल है, पर थोड़ा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। आ जाओ देखो, एक मतलब सीधा वायर के लिए निकालना है। हाँ, एक कोई भी वायर ले लेते हैं बेटा, मान ले यहाँ पे, इधर से बनाते हैं। ऐसा वायर है मेरे पास, मान ले, ठीक। करंट ऐसे बह रहा है यूँ, ऊपर की तरफ आई। मान ले बेटा मेरे को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, किसी भी जनरल पॉइंट पे मान लेते हैं। अच्छा, ये कौन सा पॉइंट है सर? तो मान लेते हैं इस वायर से परपेंडिकुलर दूरी कितना है बेटा इसका? स्मॉल आर। कितना मान लेते हैं? स्मॉल आर। डेरिवेशन सिखा रहे हैं, डेरिवेशन है ना इसका सिलेबस में? तुम लोग के तो सिलेबस में होगा ही डेरिवेशन, पता नहीं ना। आओ देखो फिर। हाँ, आर पॉइंट पे हम शायद है ना, क्वेश्चन आया था ऐसे लूप बना के, ऐसे करंट अंदर था और उसका मैग्नेटिक फील्ड निकाला। नहीं तो वो क्वेश्चन हो गया पर कोई नहीं। देखो, आर दूरी पे एक पॉइंट है, यहाँ पे क्या निकालना है मेरे को? मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालना है बेटा? नॉर्मल तरीके से चलते हैं। मुझे बायट सवर्ट लॉ ने एक छोटे से एलिमेंट के लिए बताया था ना, तो एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे हम, उसके कारण निकालेंगे, फिर बाद में जोड़ेंगे, ठीक। आइए, तो एक छोटा सा एलिमेंट कहाँ लिया जाए, ध्यान से सुना। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इस पॉइंट से एल दूरी ऊपर, कितना दूरी ऊपर? एल दूरी ऊपर एक छोटा सा लेंथ ले रहे हैं, जिसको हम डी एल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा? डी एल। क्या बोल रहे हैं? अरे कहीं भी ले सकते थे, थोड़ा सा ऊपर बनाया ताकि बीच में हमको बहुत सारा कैलकुलेशन करना है। अब तुम लोग का सवाल गजब गजब रहता है, उतना दूर क्यों? यहाँ कहीं नहीं। ले, गुस्सा आ गया हमको। एक्चुअली बड़ा डायग्राम बनाना है मेरे को, देखो। हाँ, करंट ऐसे बह रहा है ना बेटा, आई। तो एक छोटा सा लेंथ लेना है ना, एल। तो हम कहाँ मान लेते हैं? यहाँ पे मान लेते हैं एल दूरी ऊपर। ये है छोटा सा लेंथ, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? डी एल। इसको ब्लैक से थोड़ा हम दिखा रहे हैं ना, जो डी एल लेंथ ले रहे हैं, थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं आप लोग को। बता बेटा, इसका डायरेक्शन किधर लोगे, ऊपर कि नीचे? ऊपर। क्यों? करंट की डायरेक्शन। यस, याद है ना? सो दिस इज द डीएल वेक्टर अपना बन चुका है, ठीक। अब सवाल सॉल्व करने के लिए और क्या चाहिए था? याद कर, आर वेक्टर चाहिए था। क्या आर वेक्टर क्या होता है? उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, जहां से निकालना हो, याद है ना? तो मुझे इसके कारण निकालना था, इस पॉइंट पे निकालना था, तो पोजीशन वेक्टर ऐसे बनेगा। ध्यान से देखना, बनेगा क्या? दिख रहा है? मुझे इस पॉइंट पे चाहिए था, तो पोजीशन वेक्टर बना दिए डीएल से। बिल्कुल तकलीफ तो नहीं है? चलिए अब ध्यान से सुनिए, दिस इज योर आर वेक्टर। सवाल के हिसाब से ये क्या है बेटा? आर वेक्टर। चल,
इस लेंथ को हम d मान लेते हैं, इसको क्या मान लिए हैं d, कौन सा परपेंडिकुलर दूरी, d के टर्म में आंसर लाएंगे फिर बाद में रटवाएंगे। हाँ चल d कोई दिक्कत है यहाँ पे, लेकिन d से कंफ्यूज तो नहीं हो गए, कुछ और ले लें, x मान ले, x चल d मान, ठीक है देखते हैं कुछ आएगा गड़बड़ तो देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? चल बेटा मैग्नीट्यूड निकालना है ना इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का, किसके कारण, इसके कारण। चल लिखते हैं, बोल फॉर्मूला बाइट से बट लो क्या कहता है मैग्नीट्यूड वाला केवल, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, यही ना। थीटा क्या था रे, डी एल और आर के बीच का एंगल, मतलब एक्चुअल कौन सा एंगल, ये वाला है ना तेरा थीटा, तेरे लिए थीटा तो यही है बेटा जो कि तू पुट करने जा रहा है सवालों में, कोई दिक्कत। अब सुनना, थोड़ी देर के लिए कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम इसको थीटा बाहर क्यों, अंदर क्यों नहीं है? अंदर क्यों लेंगे, वेक्टर एक ऐसे है एक वेक्टर ऐसे है, तो दो वेक्टर के बीच का डायरेक्शन कब कैसे पता चलता है, दोनों का टेल एक जगह पे रहता है फिर ना ये वाला एंगल होता है, ठीक है समझ में आया। ये वाला एंगल है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है बाबू। चल अब सुनना, मैं थोड़ी देर के लिए इसको थीटा मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, पर यहाँ पे जो थीटा लिखना है वो ये वाला थीटा है कि ये वाला वैल्यू लिखना है, क्या ये पक्का समझ रहा है, कुछ और मान लो ऐसा बोल रहे हो, नहीं हम थीटा के टर्म में मानेंगे क्योंकि बाद में बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है ना। ये थीटा मान ली, क्या मान लिया बेटा, तो हमको यहाँ पे जो थीटा लिखना था वो कौन सा लिखना था, डीएल और आर वेक्टर के बीच का ना, मतलब ये वाला एंगल लिखना है बेटा। ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 प्लस थीटा, पता है एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल याद है, एक्सटीरियर एंगल अंदर के दो इंटीरियर एंगल के बराबर होता था, इतना प्लस इतना मस्ट भी 90 डिग्री 90 प्लस थीटा हो, समझ में आ रहा है। चल अब बोल, तो यहाँ पे मुझे लिखना क्या है एक्चुअल में 90 प्लस, पक्का समझ में आ रहा है। हम इसको थीटा ज़बरदस्ती मान लिए कैलकुलेशन पर्पस के लिए, दिक्कत है तो बोल जल्दी, नहीं तो फिर बाद में पता चलेगा सब गायब हो जाएगा। यहाँ क्लियर है ना, कोई भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, अंदर के दो इंटीरियर एंगल के समेशन के बराबर होता है ना, तो यही दो एंगल है ना जिसका जोड़ेंगे तो ये वाला एंगल आएगा, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब आइए देखता जा, हाँ म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर लिख चुके हैं, ठीक। अब देख बेटा थोड़ा इसको अच्छे से तोड़ ले एक बार, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है पता है क्या, कॉस थीटा होता है बाई आर स्क्वायर। हाँ चल अब सुन बेटा, अब हम मुझे ऐसे छोटे छोटे लेंथ के कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ना था, मतलब दोनों साइड इंटीग्रेट करना था। पर इंटीग्रेट करने से पहले एक चीज़ तुमको समझाते हैं। मान ले बेटा कि हम ये वाला वायर ना लेकर के यहाँ पे कोई छोटा सा डीएल लेंथ लिए होते, अगर यहाँ पे डीएल लेंथ लिए होते तो क्या क्या चेंज हो जाता, क्या इस आर का लेंथ चेंज हो जाता, थीटा भी चेंज हो जाता। तो अलग अलग अगर हम डीएल लेते हैं तो दो वेरिएबल है, थीटा भी और आर भी, तो दो वेरिएबल है तो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, तेरे को एक वेरिएबल के टर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, पता है ना। कोई एक वेरिएबल, इधर थीटा वेरिएबल रखो या केवल आर वेरिएबल रखो तभी सॉल्व कर पाओगे। तो मेरे को किसी तरीके से एक वेरिएबल को यहाँ से हटाना है, कैसे हटाएंगे ये देखो। देख भाई इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, tan थीटा क्या लिख सकते हो, P बाई बी, P बाई P कितना है L और B कितना है दिख रहा है, क्या मैं L को ऐसे लिख सकता था D tan थीटा, लिख सकता था बेटा। चल दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करो, दोनों साइड क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या इसका डिफ्रेंशिएशन 1 होगा आंसर, और चूंकि L इज द वेरिएबल तो 1 इंटू डी एल ऐसा लिखते हैं क्या, सिखाया ना पहले। ये तो कांस्टेंट है ना बेटा, तो कोई भी एलिमेंट लेता तो ये वाला वैल्यू तो फिक्स था, तो ये कांस्टेंट है तो बाहर रह गया tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसा होगा क्या, समझ में आ रहा है सबको। इसका मतलब मैं लिख सकता था बाबू dl के जगह पे d सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, कोई दिक्कत। आओ जरा यहाँ पुट करो तो देखो कुछ कटता हुआ दिख रहा है क्या, एक मिनट बेटा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा, एक मिनट, बाई
आर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को लग रहा है क्या कि ये डी और ये डी कट जाएगा बाद में? ये डी डिफ्रेंसिएशन वाला डिफरेंस, इसीलिए हम थोड़ा हिचकिचा रहे थे डी बांधने में। हाँ, वहाँ पर डीएल की जगह मैंने हाँ डीएल की जगह पे तो लिखे सब। ये किसी को नहीं लग रहा है कि डी डी कटेगा? वो डिफ्रेंसिएशन वाला डी है, वो दूरी वाला डी है। ठीक है बाबू, इसीलिए थोड़ा सा मेरे को लग रहा था क्या माने क्या नहीं। आप लोग को तो समझ में आ रहा, आप लोग तेज बच्चे हैं, कोई दिक्कत? अच्छा, आगे सुनना क्या कर रहे हैं, थोड़ा इसमें कुछ और करेंगे अपन, ध्यान से देखना। डी बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई। मैं क्या कर रहा हूँ ना बेटा, डी से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, डी से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ऐसे क्यों कर रहे हो? ताकि फॉर्मूला ला पाए। ध्यान से सुन, ऊपर भी डी से मल्टीप्लाई और नीचे भी डी से मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया देख तो, डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू डी होगा क्या? और बाकी जैसा था लिख दे, सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ऐसा ना बाबू? अब ध्यान से देख, यहाँ पे तुम यहाँ पे कॉस थीटा क्या लिख सकते थे? इस ट्रायंगल में लिख सकते थे क्या? देख तो यहाँ पे डी बाई आर का होल स्क्वायर है क्या? डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है, मतलब डी बाई आर का होल स्क्वायर है, मतलब ये बेसिकली है क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। क्या है बेटा? और ये कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा दोनों पता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा, तो कट जाएगा क्या? ये दिख रहा है, हम लाइन में दिखाई देते हैं ना, तो हाँ वो कट जाता, पर कॉस थीटा को मेरे को रखना था। एक कॉस थीटा बच जाएगा ही, तू कैसे भी कर, एक कॉस थीटा बच जाएगा। यहाँ पे काट भी देता तो वो नीचे रहता वो। अरे बात समझ में ना? चल देख यहाँ पे आई इंटू क्या हो गया बेटा, डी बाई आर का कॉस स्क्वायर थीटा हो गया वो, और यहाँ पे नीचे डी बचा हुआ है ये वाला, इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ऐसा ना? अब आपको दिख रहा होगा ये जाएगा भाई, जाएगा क्या? तो डी बी बराबर, हाँ कट जाता, कोई दिक्कत नहीं, पर हमको ऐसे ध्यान में है तो हम ऐसे ही करते हैं। अरे बात समझ में? तो पहली बार देख रहे ना, कई सालों से हम ऐसे ही कर रहे हैं, आदत बना हुआ है। ठीक, देख डी बी बराबर क्या लिखे आगे बोलो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी कॉस थीटा। अब ध्यान से देख तो बेटा, अब केवल थीटा के टर्म में वेरिएबल है, देख बाकी सब कांस्टेंट है ना? कोई भी एलिमेंट ले रहे तो खाली थीटा चेंज होगा, यहाँ ना लेके हम यहाँ लेते तो थीटा चेंज होता क्यों? तो अब थीटा के टर्म में है हमारा वेरिएबल, है ना? तो अब इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको सीधा बाहर क्यों रख दिया पता है ना, कांस्टेंट है। तो देख बेटा b बराबर क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई, रुक जाओ अभी मेन चीज़ बचा है इसमें, आई बाई डी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। रुक जाओ, ऐसा दिख रहा है? अब यहाँ थीटा का लिमिट पुट करना होगा, तब जाके सवाल बनेगा। अब थीटा का लिमिट कैसे लेंगे, ध्यान से सुनना। कैसे बनाए? ब्लू कलर से बना रहे हैं। एक्चुअली देखो, मेरे को वायर ये लेना था, यहाँ तक लेना था ना। कहाँ से स्टार्ट करना था? यहाँ से यूँ सबको लेना था क्या? थोड़ा ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं ऐसा मानता हूँ बेटा कि जिस पॉइंट पे मुझे चाहिए वहाँ से एक लाइन ऐसे मिला दिए, इस पॉइंट को भी दूसरे एंड को भी मिला दिए। रुक जाओ थोड़ा, मिला दिए। ऐसा क्यों कर रहे? ध्यान से सुना। अब सुन, ये वाला जो है ना बेटा, ये वाला लाइन और इस लाइन के बीच में कुछ एंगल बनेगा क्या? थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं ये अल्फ़ा 2 है। कितना है? और ये ब्लू लाइन और इस रेड लाइन के बीच में एंगल है अल्फ़ा 1। कितना है बेटा? चल, थीटा इज द वेरिएबल फॉर यू। तू बता, इस छोटे से टुकड़े को कैसे लेता? थीटा का वैल्यू क्या लेता कि यहाँ पे बात हो जाता? अल्फ़ा 2 क्या ले लेता? लेकिन बेटा तूने थीटा ऐसे पॉजिटिव माना है ना, तो इधर जैसे ही मुड़ेगा तू क्या एंगल को नेगेटिव में लेने लग जाएगा। मैग्नीट्यूड इज द अल्फ़ा 2, आई नो दैट, बट वहाँ पे साइन क्या लगाओगे? प्लस की माइनस? क्यों लगाओगे? क्योंकि ऊपर में प्लस मान के चले हो आप। आ रही बात समझ में? तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कहाँ से एंगल लेंगे रे? माइनस अल्फ़ा 2 से लेकर यस। अब यहाँ से बढ़ रहे हैं तो प्लस अल्फ़ा 1 जाएंगे, तो यहाँ का बात हो जाएगा क्या? ये सबको दिख रहा है क्या? तो माइनस अल्फ़ा 2 से लेके प्लस, बस यही है मेन कॉन्सेप्ट। माइनस अल्फ़ा 2 से लेके प्लस अल्फ़ा 1 तक। अब सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। देख अब बोल फटाफट, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा क्या होगा बाबू? साइन थीटा माइनस अल्फ़ा 2 से लेके प्लस अल्फ़ा 1।
म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी माइनस साइन, ऊपर वाला पुट करोगे ना पहले, अल्फा 1 माइनस साइन माइनस अल्फा 2। हाँ रुक जाओ, ठीक है यहाँ तक। अभी देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस बाहर निकल जाता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस निकल के आ जाएगा तो ये प्लस हो जाता क्या। तो फाइनल आंसर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन डी साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। कोई दिक्कत? अब सुन, जब सवाल तुम बनाने लगोगे तो उस समय फिर इसको मत नीचे वाले को नेगेटिव पॉजिटिव मानने लग जाना, क्योंकि तुम डेरिवेशन समय में माइनस प्लस का ध्यान रख चुके हो। अब जब सवाल बनाएंगे तो केवल मैग्नीट्यूड लेंगे। आ रही बात समझ में ना? एक बार तो प्लस माइनस का ध्यान रख चुकी है ना, तो अब जब इस फॉर्मूला पे बैठाओगे सवाल बनाओगे तो वहां पे प्लस माइनस नहीं देखना है कि ऊपर जाएंगे तो प्लस नीचे जाएंगे तो माइनस, वहां केवल मैग्नीट्यूड्स देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? कोई तकलीफ नहीं। तो बच्चे कई बार गलती करते हैं, यहाँ भी प्लस माइनस वहाँ भी प्लस माइनस, उल्टा हो गया, खत्म सब कहानी। समझ में आ रहा है? याद रहेगा। अब याद कैसे रखना, थोड़ा फॉर्मूला भी सीख लो, याद कैसे रखना चाहिए। जब भी कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर दिया हो, सबसे पहले क्या करो बेटा, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। ड्रॉ कर दिए, उसको डी मानो। क्या मान लो? उसके बाद क्या करो, उस पॉइंट से पहले एंड को ज्वाइन करो, दूसरे एंड को ज्वाइन करो। इस लाइन के साथ एक एंगल होगा, दूसरा एंगल होगा। फॉर्मूला मैं ऐसे याद रखता हूँ, ध्यान रखो, अल्फा 1 अल्फा 2 के टर्म में नहीं याद रखना चाहिए, ऐसे याद रखना चाहिए। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी, जहाँ डी क्या है? परपेंडिकुलर दूरी। जहाँ डी क्या है? अब वो कुछ भी हो सकता है, 2 मीटर 4 मीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक। इनटू साइन पहला वाला एंगल प्लस साइन दूसरा वाला एंगल। पहला वाला एंगल मतलब पहला एंड का एंगल और दूसरा वाला मतलब दूसरे एंड का एंगल। किसके साथ? इस परपेंडिकुलर के साथ। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत? अब इसको और अच्छे से रटवाते हैं, फटाक से इसको उतारे एकदम। तनवीर समझ में आ रहा कुछ? मुझे ये नहीं समझ में आता कि स्कूल वाले जो पढ़ाते हैं एक एक बात को अच्छा ये सब एक एक बार डिस्कशन हुआ है स्कूल में, ये सब पॉइंट? हमें तो सर पढ़ाते हाँ। हैं ना, वो डेरिवेशन करके ही पढ़वाते हैं। डेरिवेशन ठीक से कराते हैं। डेरिवेशन कराने से ना एहसास होता है चीज़ों का। बाकी टीचर्स नहीं कराते हैं, पर वो करवा देते हैं। डायग्राम बड़ा बनाना, थोड़ा साफ साफ सब कुछ दिखाई देना चाहिए। मेरा डायग्राम दिख रहा है ना बढ़िया एक नंबर, तो ऐसे दिखना चाहिए। दिख रहा है ना तेरे को? बस तेरे को दिखना चाहिए भाई, और तेरे एग्जामिनर को। तुम लोग के साथ ऐसा होता है क्या कि जब टीचर एकदम आँख में आँख मिला के ऐसे तुमको कुछ समझाने लगे तो तुम समझने के जहाँ पे उसके आँख में आँख देखने लगे एकदम, पता नहीं क्यों बोल रहा है, बस हाँ हाँ मिलाना है, समझ में आया चाहे नहीं है? पता है क्या, मेरे जब टीचर मेरे सामने ऐसे आँख में आँख मिला के जब समझाते थे ना, तो हम भूल जाते थे कि समझा क्या रहे। हम सोचते थे बस इमेज बचा रहे इनके सामने, तो हाँ करते, हाँ सर हाँ सर हाँ सर। हाँ थोड़ा बहुत बीच में बोलो, लेकिन टीचर को सब पता रहता है, याद रखना। टीचर को सब पता चलता है। अगर टीचर तेरे को बीच में टोक नहीं रहा है मतलब तेरे को इग्नोर कर रहा है वो। रात वाला हम काम छोड़ देते, मेरा राइटिंग ख़राब हो जाता है, पता है। रात में बहुत लिखना पड़ता है तो राइटिंग बहुत अच्छा। अरे थोड़ा सा उठा दो, हाँ बस बस।
कब आ रहा है पवन और आयुष? कुछ बताया है? 16। आज कितना तारीख है? 8 दिन के लिए चला गया वो लोग। बीच में बहुत संडे पड़ जा रहा है, सैटरडे ट्यूसडे। हाँ, जाना है क्या? जा, तेरा घर कहाँ है सूरज? और सरपलम गढ़वा। अच्छा तू गढ़वा का है, यस। गढ़वा नहीं रेला, रेला का है एग्जैक्ट। ये सर स्टेशन है ना, हाँ बट उसके बाद जो मार्केट आता है ना, हाँ। बस वही। अरे अपना घर है? यस सर। वाह, तब तो रात में कभी हम लोग को वहाँ जाना हो, बहुत टाइम है, तो तेरे घर आ जाएंगे, है ना? यस सर। खिलाएगा ना खाना बेटा? यस। जहर नहीं डाल देगा ना? बहुत परेशान करता है क्लास में आदमी। खीर में जहर। खीर नहीं खाएंगे बस क्या? तो मार किया क्या रे कहीं? नहीं, वो कबड्डी कबड्डी खेलता है तुम? कहाँ? हाँ, यूनिफॉर्म में खेल लेते हो? पैंट फटने का डर नहीं लगता है वहाँ? सैटरडे को खेलते हैं, तो ऐसे भी खिला रहे हैं। संडे से ज़्यादा अच्छा दिन होता है ना सैटरडे? कितना अच्छा लगता है ना कि कल छुट्टी है। अच्छा संडे आ जाए तो फिर टेंशन हो जाता है कि कल तो फिर मंडे है। इधर उतार लिए क्या सब? डायग्राम वाला पार्ट सारा उतार लो, उतारो उतारो, इधर का उतारो पूरा। बस 5 मिनट टाइम बचा है। पता नहीं चलता कैसे टाइम क्लास में बीत जाता है। हम सोच के आते हैं कि आज इतना तक ख़त्म करके आएंगे, आते हैं यहाँ उसका 10% भी नहीं हो पाता है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा इसको बता दे रहे पूरा। तो हमारे से पहले जो बैच आता वो नहीं आता क्या? नहीं, उसका MWF में कर दें। हाँ हाँ, अरे तो उन लोग का वेट कर रहे थे ना, मेरे को नहीं पता था वो लोग चला गया है। नहीं, हम लोग का मैथ्स क्लास। मैथ्स क्लास है, दिस इज द रीजन। करो ना करो, छोड़ो मत डिस्कस करो, मेरे को टेंशन होने लगता है। उतारो जल्दी, वैसे भी परेशान है आजकल हम, चाह रहे हैं जल्दी हम भी करना। आप डायग्राम बना लिए? अब चीज़ों को याद कैसे रखते हैं, ध्यान से सुनना। ये तो था ठीक है, डेरिवेशन सीख लिए, पर न्यूमेरिकल के लिए क्या याद रखना चाहिए, ध्यान दो। हो गया? देखो यहाँ पे सब, विकास देख, म्यू नॉट बाई, ये एक वायर है, इस पॉइंट पे पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहला तुम्हारा धर्म होता है यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन लो और इसको क्या मान लो? डी। क्या मान लो? डी। ठीक, अब पहले वाले एंड से ज्वाइन करो, दूसरे वाले एंड से ज्वाइन करो। किसी एक को अल्फा 1 मान लो, किसी एक को, जिसको कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि दोनों तो प्लस में है। ठीक है बाबू, चल अब फॉर्मूला इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या आया, ध्यान से सुन। म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी, क्या है? ये वाला परपेंडिकुलर दूरी है, इनटू साइन अल्फा, पहला वाला प्लस दूसरा वाला। याद रहेगा? ऐसे याद रहेगा तो सारा काम हो जाएगा। ठीक, डायरेक्शन निकालना आता है? डायरेक्शन बता दे वहाँ पे कौन सा होगा, अंदर बाहर? अंदर होगा। डायरेक्शन हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अब केवल मैग्नीट्यूड डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको बस एक अलग से उतार ले। फाइनल ये कंक्लूजन समझ गया हो तो रहने भी दे, कल से सवाल होगा इस पर नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, बंद कर दिए।